हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था जो बायोलॉजी की आंसर की है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स की आंसर की, ठीक है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं वो आप मैच कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कैसा गया। और जिसने बायोलॉजी की वीडियो नहीं देखी है वो बायोलॉजी की भी वीडियो देख लो। अभी रिसेंटली मैंने क्या है उसका आंसर्स जो है आपको बताए हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेराड, 9 माइक्रोफेराड, 18 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड वंस इन ए सीरीज एंड अनदर टाइम इन पैरेलल। बोला है कि कैपेसिटेंस जो है 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं आपको। एक है आपका 3 माइक्रोफेराड का, एक है 9 का और एक है 18 का, ठीक है। हिंदी वाले आप हिंदी में देख सकते हो साथ साथ में। बोला है कि एक बार तो इनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। एक बार इनको समांतर जोड़ते हैं, उसके बाद अनदर टाइम इसको पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है। तो आप देख लो, एक बार इसको श्रृंखला में और एक बार इसको समांतर जोड़े में जोड़ रहा है, ठीक है। तो वंस इन सीरीज एंड अनदर टाइम इन पैरेलल द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द टू केसेस। तो आपको सी इक्विवेलेंट पूछा। कितना इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको हर बार बताया था कि एनसीईआरटी वाले फॉर्मूले पढ़ के चले जाओ, वही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के अलावा कुछ आता भी नहीं है। और जो फॉर्मूले हैं, वैसे भी जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी फिर भी उसने अगर फॉर्मूले पढ़े हैं तो भी वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा, है ना। तो देखो, आपको 3 कैपेसिटर दे रखे हैं। एक तो आपको 3 का दे रखा है, एक आपको 9 का दे रखा है, एक आपको 18 दे रखा है, ठीक है। 18 पहले इसको सीरीज में जोड़ते हैं। तो सीरीज में आपको पता है 1/c इक्विवेलेंट होता है सीरीज में जोड़ने का तरीका। तो 1/3 प्लस 1/9 हो गया आपका, 1/18 हो गया। तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, 9 और इसका 18 आ जाएगा आपका एलसीएम, है ना। ऊपर देखो 18 इज 6, फिर 2 एंड देन क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो 6 और 2 कितने हो गए, 6, 7, 8, 9, 9/18। तो 9/18 का मतलब होता है 1/2। 1/2 आपका क्या आ गया, 1/c इक्विवेलेंट आ गया, है ना। तो अब अगर हम इसको लिखें यहाँ पर आराम से, 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू वो क्या आ गई आपकी, 1/2 आ गई। तो हम यहाँ लिख देंगे c इक्विवेलेंट 1/2। तो यहाँ से c इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 2। और पैरेलल में आपको पता है डायरेक्ट ही हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 9 + 3 कितने हो गए, 9, 10, 11, 12, 12 + 18 आपका हो गया 8 और 2 तो 30 हो गया, है ना। तो 30 जो है ये आ गया आपका सी पैरेलल में। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है CS/CP, मतलब सी इक्विवेलेंट S/CP पूछा है, तो ये आपका आया था 2 और ये आपका आ गया 30। तो 1/15 आ गया, है ना। तो रेशो, तो ऑप्शन देख लो अब आप कौन से हो सकते हैं, 1/15, 1/30, 1/1, 1/3। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए है करेक्ट आंसर, 1/15। ओके, आई होप ये सबको समझ आ गया है। और इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट जो है फॉर्मूला बेस्ड ही था, ठीक है। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, द पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ ए रेजिस्टेंस इज 4। पूछा है टेम्परेचर, जो पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट मतलब अल्फा की वैल्यू पूछी है। अगर ये पॉजिटिव है तो किसके लिए होगी, सिलिकॉन के लिए होगी, जर्मेनियम या कॉपर या फिर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो आपको ये पता होगा जो अल्फा है उसकी वैल्यू, जो कंडक्टर्स होते हैं सिर्फ उसके लिए क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो सिलिकॉन आपका क्या है, सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं होगा। तो ऑप्शन जो मेटल जो कंडक्टर है, दो जो कौन सा आपका, ऑप्शन सी जो कि कॉपर है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा कॉपर। तो द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज 4 कॉपर। ओके, फिर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, 1 एम्पियर करंट फ्लो, 1 एम्पियर जो करंट है वो फ्लो होता है थ्रू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ पॉइंट 1 मीटर अवे फ्रॉम इट। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो होता है 1 मीटर की दूरी पे, वो बताना है। तो आपको पता है कितना इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। आपको मैग्नेटिक फील्ड का अगर फॉर्मूला आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आपको पता है जो बी होता है, दैट इज DB, वो कितना होता है आपका, म्यू0 I अपॉन में 2πa होता है आपका। अब आपको म्यू0 की वैल्यू तो पता ही होगी, 4π × 10⁻⁻⁷ होता है। इसको यहाँ ले लेते हैं,
देन आपका है आगे आई, जो करंट है आपका कितना दिया हुआ है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर से फ्लो हो रहा है, उसकी वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है अपॉन में 2 पाई ए की वैल्यू भी आपकी 1 मीटर दे रखी है। तो देखो 2 पाई से इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴ आपका कितना आ रहा है, -7t आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है 2 इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला, जो कि करेक्ट आंसर होगा। देख लो आप, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं डायरेक्ट, है ना। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड पी, इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है, ठीक है, इज कैप्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन पी एंड ई विल टॉर्क विल बी मैक्सिमम। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब एक विद्युत, थोड़ा हिंदी में मुझे वो नहीं आ रहा है, आप थोड़ा हिंदी वाले स्टूडेंट्स प्लीज़ आप अपना जो है साइड में देख लेना। देखो जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है पी, उसको दे रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एंगल जो है इन दोनों के बीच में वो मैक्सिमम कब होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको 90 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे या फिर 45 डिग्री पे। तो पूछा है आपको जो टॉर्क है वो मैक्सिमम कब होगा। अब जैसे आपको पता है जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू जो टो है दैट इज पी साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये 90 डिग्री पर होगा, और साइन थीटा 90 कब होता है, साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1, तो टॉर्क बराबर कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो इसका मतलब होगा 90 डिग्री पर ये क्या होगा, अपने मैक्सिमम पर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है 4th का आपका ए ऑप्शन, दैट इज 90 डिग्री। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स बोला है, ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस इज 10 सेंटीमीटर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। इसमें आपको बोला है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें आर की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर है, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ से है, और जो फोकल लेंथ है लेंस की वो 30 सेंटीमीटर दी है। तो पूछा है देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस विल बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पूछी है। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आपको फॉर्मूला पता होगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और म्यू माइनस 1 और 1/r1 प्लस माइनस होता है 1/r2, है ना। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब ये तो हो गया आपका r2 इनफाइनाइट। अब ऑप्शंस जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वो हम लिख देते हैं, जो भी आपकी लेंथ दे रखी है इसको मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। देखो तो 1/f का मतलब हो गया फोकल लेंथ, तो 1/फोकल लेंथ हमें 30 दे रखी है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद म्यू माइनस 1 हम एज इट इज रख देंगे यहाँ पे। 1/r1 हमको कितना पता है, r दे रखा है इसमें 10, और r2 क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1/इनफाइनाइट हो गया ये। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, म्यू माइनस 1 को एज इट इज इस तरफ रख लेते हैं, म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ये इसको इधर ले जाते हैं तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट तो हट ही गया ना हमारा, इसका कोई मतलब नहीं हो। तो यहाँ पे बचा आपका, हम इसको इधर ले जाते हैं, आप समझ रहे हो ना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1 स्टेप कर रही हूँ। तो 30 नीचे आ जाएगा और 10 ऊपर आ जाएगा, तो 1/3 इसका जो है म्यू माइनस 1 आ जाएगा। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं। अब देखो म्यू इज इक्वल टू 1/3 और माइनस इधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो शिट, ये रिमूव हो गया। तो आप देख लो 1/3 प्लस 1 कर देंगे तो 3, एंड देन यहाँ पर आपका 4/3 आ जाएगा। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 1.33 आता है। तो ऑप्शंस देख लो कहाँ मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो रहा है इसका। क्वेश्चन का 5th नंबर का आंसर जो है वो सी होगा आपका। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। A ray of light is incident on 60 degree prism at the minimum deviation position। एक ray of light जो है वो 60 डिग्री एंगल से प्रिज्म पर इंसिडेंट करती है एट अ मिनिमम डेविएशन पोजीशन। ओके,
द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट फेज दैट इज इंसिडेंट फेज ऑफ द प्रिज्म इज, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है जो कि पहली बार जो फर्स्ट फेज से होगा प्रिज्म से। तो ऑप्शंस दे रखे हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो क्वेश्चन में आपको पता है जो ए की वैल्यू है वो दे रखी है आपको कि ए जो है आपका वो कितना है, वो 60 डिग्री है। मतलब कि जो मिनिमम डेविएशन है ए इज इक्वल टू 60 हो गया। और आपको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आपने जहाँ से भी पढ़ा है वहाँ पे आपको बताया होगा जो मिनिमम डेविएशन पर होता है वो R1 बराबर R2 और R जो है वो R के बराबर होते हैं। तो अभी ये R 60 डिग्री है तो 60 हो गया, तो 60/2 हो जाएगा ना आर की वैल्यू। तो अब इसको हम कैंसिल कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 30 डिग्री। तो करेक्ट आंसर जो है आपका क्या होगा। सो आपको मिनिमम डेविएशन पर आपको पूछा था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट फेज जो कि आपका क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन तो आप देख सकते हो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 0। तो करेक्ट आंसर है आपका ए। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आपका जो क्वेश्चन है वो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। तो जो आपकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है डी की वैल्यू जो कि आपकी 25 सेंटीमीटर है और पूछा है आपसे कि जो फाइनल इमेज फॉर्म होगी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर वो कितनी होगी। तो आपको मैग्नीफाइंग का उसका फॉर्मूला पता है सिंपल माइक्रोस्कोप का, तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। तो जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करा रही हूँ तो मैं एक चीज़ नोटिस कर पा रही हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। तो देखो m इज इक्वल टू क्या होता है 1+d/f आपका फॉर्मूला होता है। d की वैल्यू यहाँ पर 25 दे रखी है और फोकल लेंथ जो है आपकी कितनी दे रखी थी, 5 सेंटीमीटर दे रखी थी। +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 1 दैट इज 6। तो 6 इसका जो है m की वैल्यू आ जाएगी। तो करेक्ट जो आंसर है आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 6 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इन अ यंग्स एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज 0.2 मिलीमीटर इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इंक्रीज बाय 10% एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज इंक्रीज बाय 10% देन द फ्रिंज विड्थ विल बी। तो आपको दे रखा है अगर फ्रिंज विड्थ जो है वो आपकी 0.2 मिलीमीटर है, अगर वेवलेंथ जो है लाइट की उसको 10% बढ़ाया जाता है और जो सेपरेशन है स्लिट के बीच का उसको भी 10% बढ़ाया जाता है, तो जो फ्रिंज विड्थ है उस पर क्या मतलब असर पड़ेगा और वो क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी और इजी भी है, अगर किसी को फॉर्मूला आता है तो उसको पता होगा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d होता है। अब ये जो है इस वाले की तो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो जो इसका जो b की वैल्यू है वो क्या बढ़ जाती है आपकी फ्रिंज विड्थ, और अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पर क्वेश्चन में दे रखा है आपको दोनों को जो है 10% बढ़ाया है, इसको 10% बढ़ाने से ये 10% बढ़ जाएगा, इसको बढ़ाने से ये 10% कम हो जाएगा, तो वैल्यू जो है वो क्या रह जाएगी, सेम रह जाएगी ना। थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। तो जो फ्रिंज विड्थ है वो आपकी सेम रहेगी। तो ऑप्शन में देखो 0.2 कहाँ पे है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, 0.2 मिलीमीटर इज द फ्रिंज विड्थ। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का है ऑल फ्रिंजेस ऑफ डायफ्रैक्शन आर ऑफ। जो जितनी भी फ्रिंजेस होते हैं डायफ्रैक्शन में वो कैसी होती है, सेम इंटेंसिटी की होती है या अनइक्वल विड्थ की होती है या सेम विड्थ की होती है या फुल डार्कनेस। तो सेम इंटेंसिटी नहीं होती है, सेम विड्थ नहीं होती है, फुल डार्कनेस नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी है क्वेश्चन नंबर 9 का कि ऑल फ्रिंजेस ऑफ डायफ्रैक्शन आर ऑफ अनइक्वल विड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10।
हाइजेन थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेव कैन बी यूज्ड टू फाइंड, जो हाइजेनबर्ग्स की थ्योरी है, जो हाइजेन थ्योरी है सेकेंडरी वेव के लिए, वो किसके लिए यूज़ की जाती है? ऑप्शंस हैं आपके वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेव फ्रंट जियोमेट्रिकली, या फिर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सी वाला, ठीक है, वेव फ्रंट जियोमेट्रिकली, इसी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। 11 नंबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मटेरियल का वो किसके बराबर है? जो टेंजेंट है पोलराइजिंग एंगल, तो इसको किसने दिया है? इट इज़ कॉल्ड। तो क्वेश्चन में ऑप्शंस है आपके ब्रूस्टर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ, मेलस का लॉ, या फिर ब्रेग्स का लॉ, या फिर ब्रेग्स लॉ बोल सकते हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन का? तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए होगा आपका, वो होगा ब्रूस्टर्स का लॉ। आपको पता है म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा के बराबर इन्होंने बोला था, जो कि पोलराइजिंग वाले, अगर आपने पढ़ा होगा पोलराइजिंग वाला जो भी टॉपिक है पोलरॉइड्स वाले, तो उनमें पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा 11th क्वेश्चन का। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी of a diamagnetic substance varies with absolute temperature as। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है किसकी? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस पूछा है, तो वो वेरी करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ, डायरेक्टली, इन्वर्सली, एक्सपोनेंशियली, या फिर वो अनचेंज रहती है टेम्परेचर के साथ, कैसा उसका जो है वेरी करती है, ये पूछा है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी कितना इजी आया है। आपको पता ही होगा कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की, वो अनचेंज रहती है टेम्परेचर के साथ, वो वेरी ही नहीं करती, उस पर डिपेंड ही नहीं करती है। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, इन LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस आर 40, 30 एंड 60। ठीक है, LCR सर्किट में टर्मिनल्स जो है आपके रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस वो दे रखे हैं। देन द वोल्टेज अक्रॉस द मेन सोर्स विल बी, मेन सोर्स के अंदर जो वोल्टेज है वो क्या होगा? तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है आपका, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और आंसर आप निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला होता है LCR सर्किट के लिए, जो VR होता है वो किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ VL माइनस VC का होल स्क्वायर, है ना, एंड देन प्लस में V स्क्वायर, जो कि R का स्क्वायर होगा। अब देखो VL की वैल्यू कितनी दे रखी है हमने, इंडक्टेंस जो है आपको दे रखा है 30 माइनस कैपेसिटेंस दे रखा है आपको 60, इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस 40, है ना, 40 का होल स्क्वायर। तो देखो इसमें से हम माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 का स्क्वायर आपका होता है 900 प्लस इसका हो जाएगा आपका कितना? 1600। तो 1600 हो गया, 16 और 9 25, 25 का कितना आ जाएगा आपका? अंडर रूट में 50, है ना। तो VR की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ गई? 50 वोल्ट आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है VR वो आपका क्या है LCR सर्किट का? 50। तो करेक्ट आंसर जो है 30 का ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है 50। तो आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग EM वेव हैज़ ए हायर फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी किसकी हाईएस्ट होगी, ये थोड़ा आपको याद में रखने वाली थी, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है 14 का वो होगा ऑप्शन नंबर, पता होगा तो ये कर पाएंगे आप। जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के, है ना। अब जिसका मास सबसे कम होगा उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन में पूछा डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? तो प्रोटॉन की होगी, बीटा पार्टिकल्स की होगी ना, ऑब्वियसली, क्योंकि उसका जो मास है वो कम है तो वेवलेंथ होगी ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर 15 का जो है वो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देन हम बढ़ते हैं 16th नंबर क्वेश्चन पे। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम ए सरफेस व्हेन ए प्रोटॉन ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल ऑन इट इज़ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वोल्ट्स में पूछा है।
सो क्वेश्चन जो 16 है ये भी देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पूछी है। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान में हो तो आपको पता होगा जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv² होती है काइनेटिक एनर्जी। mv यहाँ पर हो गया और स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर, इसकी दे रखी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गई टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन में स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है तो आपको ऐसा रिलेशन ध्यान में आना चाहिए जो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो और वो क्या है आपका वोल्टेज जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो निकाल सके। तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान आ रहा होगा, वो होता है EV0 का, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर में EV0 होता है। काइनेटिक एनर्जी तो हमारी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ही, तो 4 EV एंड वो किसके बराबर हो जाएगी हमारी V0 के, क्योंकि V0 है इस तरफ। तो V0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 4 वोल्ट आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन देख लो कौन सा करेक्ट है हमारा। ऑप्शन है हमारा 4th, ये रहा ऑप्शन जो ए है वो ही क्या है, सही है इस क्वेश्चन का। देन है क्वेश्चन नंबर 17। आइसोटोन्स हैव द सेम नंबर ऑफ, जो आइसोटोन होते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी होगा कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इमिटेड इन ए फॉलोइंग रेडियो एक्टिव डिके। तो आपसे पूछा है अल्फा और बीटा पार्टिकल्स के जो भी नंबर्स हैं इमिटेड हो रहे हैं वो क्या होंगे। तो एक्स यहाँ पे दे रखा है आपको 200 और 90, और इसमें दे रखा है वाई 168 और 80। आपको अगर देखें ध्यान से तो आपको पता हो अल्फा और बीटा पार्टिकल्स के जो भी नंबर्स हैं इमिटेड हो रहे हैं वो क्या होंगे। तो एक्स यहाँ पे दे रखा है आपको 200 और 90, और इसमें दे रखा है वाई 168 और 80। आपको अगर देखें ध्यान से तो आपको पता होगा जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो आपका जेड होता है वो 2 से कम होता है, और जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है 4 से रिड्यूस होता है ना। और बीटा वाले में क्या होता है, जेड की वैल्यू तो 1 से वो बढ़ता है, एंड देन जो आपका मास है जो एटॉमिक। देन आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है फंक्शन ऑफ द रेक्टिफायर। जो रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है, वो AC को DC में कन्वर्ट करता है, या DC को AC में कन्वर्ट करता है, या दोनों काम करता है, या कोई भी नहीं करता है। कितना इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा, ए हो गया। AC को DC में कन्वर्ट करता है उसको ही हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। कितना इजी क्वेश्चन आया एग्जाम में, है ना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। तो किससे होता है, ये होता है आपका गैलियम टू प्योर सिलिकॉन। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है आपका इसका सेकंड वाला करेक्ट होगा। आपका व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 न्यूक्लियाई विद मास नंबर 1 and 64। मास नंबर दिए 1 और 64, तो रेडियस का जो रेशियो है वो पूछा हुआ है 2 न्यूक्लियाई का। सो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, आपको एक रिलेशन याद में होगा तो आप इसे कर पाओगे। आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर 1/3 के। यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई का दे रखा है तो हम R1/R2 से इसको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो 1/64 और ये हो गया 1/3। 1/64 की 1/3 पावर है, तो आपको पता ही होगा कितना इजी क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/4। तो रेशो जो है 1/4 में आ गया, तो बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट विल बी द चेंज इन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कोइल इफ द नंबर ऑफ टर्न इन ए सोलेनॉइड इज डबल। क्वेश्चन में पूछा गया है सेल्फ इंडक्टेंस है, तो अगर हम चेंज करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर जो नंबर ऑफ कोइल है उनके अंदर, तो जो नंबर ऑफ टर्न्स है सोलेनॉइड में वो क्या हो रही है, डबल है इसमें। तो चेंज पूछा है कितना आएगा नंबर ऑफ कोइल में। तो आपको पता है सेल्फ इंडक्टेंस एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल एन की स्क्वायर के। अब एन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डबल कर रहे हैं। तो ये कितनी हो गई, 2 की पावर 2 4 हो गई, तो 4 गुना हो गया ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है 4 टाइम्स सी 4 गुना आपका बढ़ जाएगा, ठीक है।
फिर है क्वेश्चन नंबर 23, किरचॉफ फर्स्ट लॉ डील विद द कंजर्वेशन ऑफ, जो किरचॉफ का पहला नियम है ना, पहला लॉ है, वो किसके साथ डील करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चार्ज, मोमेंटम या फिर मास। सो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, चार्ज के साथ करता है। कितना इजी क्वेश्चन आया देख लो। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनमें से कौन सी जो है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा था। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से जानकर ही जाना है, इससे क्वेश्चन आता है तो देख लो आ भी गए क्वेश्चन। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, या फिर इट कैन चेंज स्पीड ऑफ ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, या फिर इट कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इट कैन क्रिएट ग्रेविटेशनल फील्ड। तो करेक्ट आंसर जो आपका होगा यही होगा ना, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि क्या होता है ये डायरेक्शन जो है मूविंग चार्ज पार्टिकल की वो क्या कर देती है, चेंज कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 25 में जाते हैं हम। इन गॉस लॉ फॉर्मूला Q स्टैंड्स फॉर, अब ये देखो कितना इजी क्वेश्चन आया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है या टोटल चार्ज विद इन द गिवन सरफेस, या मैग्नेटिक फील्ड, या नन ऑफ द अबव। तो सबसे इजी क्वेश्चन तो यही लगा मुझे कि इसके अंदर जो है आपसे डायरेक्टली Q स्टैंड्स फॉर पूछ लिया तो क्या होगा आपका, Q मतलब चार्ज, तो टोटल चार्ज विद इन द सरफेस। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। तो आपका है कि क्वेश्चन नंबर 26 में कि इसमें पूछा है कौन सा इनमें से पोलराइज नहीं होगा, रेडियो वेव, ट्रांसवर्स वेव, एक्सरेज या साउंड वेव। तो साउंड वेव ऐसी वेव है जो पोलराइज नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर आर टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग ए टेलीस्कोप। बोला है कि दो फोकल लेंथ दी गई है, दो लेंसेज हैं फोकल लेंथ इतनी और इतने की, उसको हम यूज़ करते हैं टेलीस्कोप बनाने के लिए। तो कौन सा लेंस जो है विल यू यूज़ फॉर द ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आप कौन सा लेंस जो है यूज़ करोगे, दोनों वाला, नाइदर 5 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर वाला। तो ऑप्शंस देखो कैसे दिए हैं। सो आपको पता होगा टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आई लेंस की जो फोकल लेंथ है उससे। तो ऑप्शन जो है राइट वो होगा आपका 50 सेंटीमीटर। कितना इजी क्वेश्चन है देख लो आप। फिर आप क्वेश्चन नंबर 28, ए कैपेसिटर इज हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ 2 पिकोफैराडे मतलब PF, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज चेंजिंग विद द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 12, देन द डिस्प्लेसमेंट करंट इज। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आपसे पूछा है, सो चलो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको C की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको, एक मिनट, C की जो वैल्यू है आपको क्वेश्चन में कितने दे रखी है, 2 दे रखी है ना, तो C इज इक्वल टू 2 पिकोफैराड में दे रखा है। फिर आपको पता है कि देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज चेंजिंग विद द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 12, इतने से ये चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम का जो है रेट बता रहा है ये, तो dv/dt की वैल्यू जो है आपकी कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी dv/dt इज इक्वल टू 10 की पावर 12 इसमें दे रखा है। तो हमको क्वेश्चन में पूछा है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब आपको अगर आईडी का फॉर्मूला पता है डिस्प्लेसमेंट करंट तो आप अच्छे से इसको कर पाओगे। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू माइनस का dv/dt। अब dv की वैल्यू आपको पता है 10 की पावर जो है ये किसके इक्वल रख देंगे हम, तो ये हम रख देते हैं, सॉरी यहाँ पर c माइनस dv/dt होगा। तो c की वैल्यू है आपकी 2 × 10⁻⁻12 और इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी है, अभी हमने देखी थी जो फॉर्मूले जो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 10 की पावर 12। तो एक है -12, ये है +12, तो ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। करेक्ट आंसर जो है आपका क्या रहेगा, 28 का 2 एम्पियर जो है यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट करंट रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, द डेंसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन एंड होल इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज x। तो डेंसिटी दे रखी है इलेक्ट्रॉन और होल की इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर x और y, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट होने वाला है। अगर आपको पता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर
जो N बराबर क्या होता है NH होता है। तो कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं था। x जो है वो y के बराबर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, इन न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज ए कंजर्वेशन ऑफ। न्यूक्लियर रिएक्शन में किसका कंजर्वेशन होता है, सिर्फ एनर्जी का या मास का, मास एनर्जी मोमेंटम तीनों का, या मोमेंटम का सिर्फ। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें मास एनर्जी और मोमेंटम तीनों का ही जो होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में कंजर्वेशन होता है। ओके, 31 नंबर क्वेश्चन है, a transformer is used to light 100 watt 25 volt lamp for 250 volt AC mains. The current in the main cable is 0.5 ampere. Calculate the efficiency of that transformer. तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही है। इस बार बहुत सारे क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड ही आए हैं इस बार भी क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर। तो देखो इसमें क्या है, आपसे पूछा है कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, मतलब कि ईटा की जो वैल्यू है पूछी है। तो आपको पता है ये कितना होता है, ये आपका होता है P0/Pi, मतलब कि P आउटपुट, जो पावर आउटपुट है, बाय इनपुट। तो पावर जो आउटपुट है ये तो आपको यहाँ पर दे ही रखी है, जो कि आपकी कितनी है 100 है, लेकिन इनपुट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो 250 वोल्ट, आप देख सकते हो इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ पर एग्ज़ाम में देखने को मिली है। दैट इज़ 250, यहाँ पे तो 25 वोल्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 250 वोल्ट। तो आप थोड़ा देख लेना, सॉरी मैंने गलत देख लिया, 250 वोल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने गलत देख लिया। तो देखो 250 वोल्ट ही लिखा हुआ है, हाँ देखो 250 वोल्ट दे रखा है। तो आप इनपुट यहाँ से निकाल सकते हो, क्या होगा आपका 250 इंटू में आपका हो जाएगा 5, जो 0.5 है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 125 वाट। तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में लिख देंगे 100 बाय में 125। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100/125 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा आपका 5, देन 400/5। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई आपकी 80% है ना। तो करेक्ट आंसर जो है आपका कौन सा होगा 80%। तो क्वेश्चन नंबर 32 पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें से कौन सी चीज़ जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण नहीं होती है। तो वर्किंग ऑन ऑप्टिक फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर ये तो है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड ये भी है, डिफरेंस बिटवीन एपरेंट एंड रेड डेप्थ ऑफ पॉन्ड, या फिर माइग्रेशन जो मिराज बनता है, मिराज ऑन द हॉट समर डेज। तो करेक्ट आंसर जो है आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये नहीं होगा इंटरनल, टोटल इंटरनल TIR से, क्योंकि क्या होता है ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है, ना कि रिफ्लेक्शन के कारण। तो 32 का सी है। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर द न्यूक्लियस। कौन से के लिए जो है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जो है पर न्यूक्लियन वो मैक्सिमम होगी। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका होगा Fe की जो है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके फिजिक्स के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। बायोलॉजी के पहले ही कर लिए तो वीडियो जो है थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, यहाँ मौसम की वजह से नेट अच्छे से नहीं आ पा रहा है। तो आप वीडियो को देख लेना ज़रूर से। फिजिक्स की मैंने अपलोड कर रही हूँ अभी, उसके बाद केमिस्ट्री की आ जाएगी, बायोलॉजी की आप देख लेना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स।